प्रिय साथियों, सभी को जय हिंद, जय श्री राम। आप लोगों को जान करके बड़ा हर्ष होगा कि होप एजुकेशन जेएम के केमिस्ट्री के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम रखने जा रहा है। माँ करणी के आशीर्वाद से हम लोगों ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज का जो मैंने वादा किया था वो लॉन्च करने जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज लगभग तैयार हो गई है। कल माता जी के मंदिर से मंदिर प्रांगण में आरती के बाद शाम को आप लोगों के लिए डेमो उपलब्ध हो जाएंगे। कल का मतलब 20 तारीख। उसके बाद आपको टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से टाइम टेबल उपलब्ध होगा। उस टाइम टेबल के अनुसार आप लोगों के टेस्ट होंगे। भारत की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज आप लोगों के पास होगी। भारत की सर्वश्रेष्ठ क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री के हम लोगों ने लिए हैं पूरे भारत के केमिस्ट्री से संबंधित पेपर। पॉइंट वार उन पेपरों से प्रश्नों की छटनी की गई है। प्लस में मैंने खुद ने भी पेपर बनाए हैं, प्रश्न बनाए हैं। एक्सपर्ट फैकल्टी से भी प्रश्नों को लिया गया है। 6100 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए छांटे गए हैं, जिनमें 50-50 क्वेश्चनों के 2 डेमो टेस्ट होंगे और 150 प्रश्नों के 40 पेपर होंगे। टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। 10 मेजर टेस्ट भी होंगे। आप लोगों को टेस्ट के लिए सॉल्यूशन के रूप में पीडीएफ में मिलेगी, प्लस वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे। सबसे बड़ी बात, टेस्ट हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियमों में उपलब्ध रहेंगे। ये टेस्ट केमिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड 2024 के लिए आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। आप लोगों को ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए और ऐप को भी इंस्टॉल कीजिए। वहाँ जाकर के आप लोग संडे से इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज मात्र 1100 रुपये में रखी गई है। इस टेस्ट सीरीज का मूल्य थोड़े दिनों बाद बढ़ भी जाएगा। ये सभी साथी जो जागरूक विद्यार्थी हैं वो इस टेस्ट सीरीज को खरीदें और इसका फायदा उठाएं। 6100 प्रश्नों का मतलब केमिस्ट्री का 1 पॉइंट 14 बार रिपीट होगा। यदि आप लोग केवल इस टेस्ट सीरीज को भी पढ़ते हैं तो मेरा मानना यह है कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में गलत नहीं होंगे और 90% तक के क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से ही आ जाएंगे। ऐसा मुझे पूरा विश्वास भी है और मुझे आत्मविश्वास भी है। माँ करणी का आशीर्वाद रहा तो अगला सिलेक्शन आपका ही होगा। 2024 में जल्द भर्ती आने वाली है, इसलिए साथियों ध्यान रखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और फ़ायदा उठाएं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियमों में ये लॉन्च होने वाली टेस्ट सीरीज कंप्लीट रूप से माँ करणी के आशीर्वाद से संचालित होंगी। 6100 क्वेश्चनों का कंप्लीट आप लोगों को सॉल्यूशन मिलेगा। आप लोगों को 2 डेमो वीडियोस भी दिए जा रहे हैं जो आप लोगों को कल उपलब्ध हो जाएंगे। डेमो वीडियोस देखने के बाद ऐप में आप लोगों को जाना है और वहाँ से टेस्ट सीरीज को परचेज करना है। मुलाकात होती रहेगी। सभी को जय हिंद, जय श्री राम, राधे। हाँ भाई, प्रिय साथियों, सभी को जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे। बड़ी बढ़िया तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं और आप हमसे भी जुड़े हैं। आशीर्वाद टेस्ट सीरीज का ये दूसरा सेशन है। हमने आप लोगों को ये दिखाने के लिए भी किस टाइप के क्वेश्चंस फर्स्ट ग्रेड में आ रहे हैं, आपकी तैयारी किस लेवल की है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 50-50 क्वेश्चंस के 2 डेमो तैयार किए हैं। डेमो फर्स्ट आप लोग देख चुके होंगे और ये डेमो सेकंड है और मैं आपको इनका वीडियो सॉल्यूशन उपलब्ध करवा रहा हूँ। देखिए आप लोग, पूरे 50 क्वेश्चंस मैंने जैसे कि आपको पहले ही बता दिया पूरे सिलेबस में से लिए गए हैं और बढ़िया तरीके से मैं समझाने का प्रयास आप लोगों को करूँगा। निम्नलिखित में से कौन सा हैलाइड SN1 प्रतिक्रिया के प्रति उच्चतम अभिक्रिया दर्शाता है? आप लोगों को SN1 रिएक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्ब कैटायन बनते हैं और जिस कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वह सबसे ज़्यादा SN1 के प्रति क्रियाशील होगा। C6H5Cl पहला ऑप्शन इसने दिया है।
C6H5Cl, आप लोगों को याद आ रहा होगा, ये तो यहाँ से आप लोग बॉन्ड तोड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके 4 कारण थे। अनुनाद प्रभाव, पहला, अनुनाद के कारण CCl बॉन्ड में आंशिक द्विबंध के गुण आ गए थे, है ना। दूसरा, संकरण का प्रभाव था, या sp2 था, बंध लंबाई कम हो गई थी। तीसरा, यदि आप ये बॉन्ड तोड़ भी देंगे तो फेनिल कार्ब कैटाइन बनेगा, जो बहुत ज़्यादा अस्थायी होगा। और चौथा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से नाभिक से नहीं या न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। तो पहला तो सबसे कम क्रियाशील होगा, ठीक है, पहले की क्रियाशीलता सबसे कम होगी। दूसरा, बेंजिल क्लोराइड। अब बेंजिल क्लोराइड में क्या होता है, कुछ खास है ये। बेंजिल क्लोराइड कुछ ऐसा होता है, और यदि आप यहाँ से तोड़ते हैं तो बेंजिल कार्ब कैटायन बनता है। बेंजिल कार्ब कैटायन जो है इस प्रकार से बनेगा। तो अब बेंजिल कार्ब कैटायन अनुनाद दर्शाएगा, आप लोगों को शायद ध्यान में होगा, बेंजिल कार्ब कैटायन कुछ ऐसा अनुनाद दर्शाता है, ये CH2+ है। अब इसका जो बीच वाला गोला है, ये 3 बॉन्ड है यहाँ पर। वैसे तो आप लोग फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर आएंगे, यानी बेंजिल कार्ब धनायन जो है ये अनुनाद के द्वारा स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेगा इस प्रकार से। अब ये इधर चला जाएगा, आगे आप लोग समझ गए होंगे। तो ये SN1 रिएक्शन की प्रतिक्रियाशील रहेगा, बहुत ज़्यादा क्रियाशील रहेगा। दूसरी बात, ये जो बेंजिल हैलाइड है ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, लेकिन इसका कार्ब कैटायन स्थायी होने के कारण से ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील रहेगा। इसके अलावा ये दोनों प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, तो SN1 की बजाय SN2 अभिक्रिया को महत्व देंगे। तो पहले का ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। याद रखना आप लोग, ये अनुनाद आप लोग कर लेना। एक होता है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड भी प्राथमिक एल्किल हैलाइड होता है, लेकिन अनुनाद के कारण एलिलिक कार्ब कैटायन जो है, ये जैसे एलाइलिक हैलाइड ये है, ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, और यदि इसका भी ये वाला बॉन्ड टूटता है तो एलाइलिक कार्ब कैटायन बनता है, और एलाइलिक कार्ब कैटायन अनुनाद के द्वारा स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेता है, और अनुनाद से स्टेबिलिटी प्राप्त करने के कारण यह भी SN1 अभिक्रिया के प्रति ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो बेंजिल हैलाइड और एलिल हैलाइड दोनों के दोनों हैलाइड SN1 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशील होते हैं, लेकिन ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड होते हैं। इनके जो कार्ब कैटायन बनेंगे वो अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन था, डाइबोरेन B2H6 में बोरोन परमाणु का संकरण क्या है। डाइबोरेन की कहानी साथियों कुछ विचित्र थी। BH3 था पहले, BH3, तो बोरोन आवर्त सारणी में वर्ग नंबर 13 का तत्व था। वर्ग नंबर 13 का तत्व होने के कारण से इसके बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 H आ गए थे, तो कुल मिलाकर के यहाँ कुल 6 इलेक्ट्रॉन आ गए थे, और ये sp2 संकरण हो गया था, यह इलेक्ट्रॉन न्यून यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज थी, जो लुईस अम्ल की तरह काम करती है, और यह इलेक्ट्रोफाइल का काम भी करती है, लुईस एसिड और इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण से एक BH3 अपने भाई के पास आता है और कहता है, यार भाई तू मेरी हेल्प कर। तो BH3 अपने भाई के पास आकर के इस प्रकार से आकर के कुछ समाधान मांगता है। तो यहाँ ये जो बॉन्ड है, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉनों की ये पार्टनरशिप कर लेते हैं। पार्टनरशिप किस प्रकार से करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ वाले और पार्टनरशिप में ऐसे आ जाएंगे और ये ब्रिज बॉन्ड बना लेंगे। ये वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये भी पार्टनरशिप में यानी साझेदारी में आ जाएंगे और इस प्रकार से बॉन्ड बना लेंगे। ये जो बॉन्ड बने हैं इनको ब्रिज बॉन्ड कहा जाता है। ब्रिज बॉन्ड, इनको
हिंदी में सेतु बंध कहते हैं, इनको बनाना बॉन्ड कहते हैं, बनाना बॉन्ड भी कहते हैं, इनको 3C2E बॉन्ड भी कहते हैं। इससे जो बोरोन है इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है क्योंकि 4 बॉन्ड बन जाते हैं, और आप लोग खुद देख सकते हो डाइबोरेन में बोरोन के 4 बॉन्ड बनने के कारण से sp3 संकरण हो जाता है, sp3। तो डाइबोरेन में बोरोन का जो संकरण है वो sp3 होता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चनों में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्षारीय, अम्लीय और उदासीन माध्यम में KMnO4 का अपचयन किसमें होता है? अब देखो आप लोग, जो KMnO4 है इसमें जो आयन है वो रिएक्टिव आयन MnO4 माइनस है। MnO4 माइनस की 2 मुख्य प्रकार से अपचयन होता है। MnO4 माइनस या तो कन्वर्ट होता है MnO में या कन्वर्ट होता है MnO2 में। ध्यान से सुनो, MnO4 माइनस या तो चेंज होता है MnO में या चेंज होता है MnO2 में। यदि आपने एसिडिक मीडियम लिया है, अम्लीय माध्यम लिया है, तो MnO बनेगा, और यदि आपने या तो उदासीन माध्यम ले लिया है या क्षारीय माध्यम ले लिया है तो MnO2 बनेगा। यानी एक में एक आएगा, एक अम्लीय तो एक ऑक्सीजन आएगा, उदासीन और क्षारीय दो में से चाहे कोई एक आ सकता है तो MnO2 आएगा। आप लोगों को यहाँ ऑप्शन में Mn2 प्लस मिल सकता है और यहाँ पर ऑप्शन में Mn4 प्लस मिल सकता है। मेरे कहने का मतलब है MnO4 माइनस जो है ये अम्लीय माध्यम में Mn2 प्लस में कन्वर्ट होगा और उदासीन या क्षारीय माध्यम में Mn4 प्लस में कन्वर्ट होगा। क्वेश्चन दिया है अम्लीय माध्यम में Mn2 प्लस आएगा, Mn2 प्लस ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। फिर Mn4 प्लस क्षारीय माध्यम में, Mn4 प्लस उदासीन माध्यम में। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से सबसे दुर्बल क्षार कौन सा है? ये एमीन है, और एमीनों की क्षारीय प्रकृति आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से आती होगी। नहीं आती है तो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं। अब देखो, जो एमीन है, एमीन में सबसे 2 चीजें याद रखनी है। क्या? एक याद रखना है मेथिल 312 होता है, मेथिल 312 होता है, और मेथिल 312 से आप लोगों को कुछ संकेत मिलेगा। याद रखना सबसे दुर्बल क्षारीय जो है, ये क्षारीय प्रकृति का क्रम बता रहा हूं मैं, सबसे दुर्बल क्षारीय एनिलीन है। क्षारीय प्रकृति का क्रम है ये, क्षारीय प्रकृति बेसिक नेचर, क्योंकि नाइट्रोजन पर लोन पेयर है इसलिए क्षारीय प्रकृति होगी। और आप लोगों को याद रखना है पौवा, मैं यहाँ बता देता हूँ, एक शब्द याद रखना पौवा। पौवा का क्या अभिप्राय होगा? पौवा का अभिप्राय होगा प्लस आई, वी का मतलब व्युत्क्रमानुपाती, ए का मतलब अम्लीय प्रकृति। यदि कहीं प्लस आई आया है तो वो अम्लीय प्रकृति के व्युत्क्रमानुपाती है। प्लस आई कौन होता है? प्लस आई केवल और केवल एल्काइल ग्रुप होता है। इसके अलावा शेष सभी समूह माइनस आई होते हैं। एल्किल समूह प्लस आई है, बाकी सारे के सारे समूह माइनस आई होते हैं। आपको याद रखना है पौवा नाम से प्लस आई अम्लीय प्रकृति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यदि प्लस आई अम्लीय प्रकृति के व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब प्लस आई क्षारीय प्रकृति के समानुपाती हो जाता है। तो जितना ज़्यादा प्लस आई होगा क्षारीय प्रकृति उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन यहाँ स्टेरिक इनहेरेंसिया त्रिविम बाधा के कारण एमिनो की क्षारीय प्रकृति वास्तविक क्षारीय प्रकृति से थोड़ी भिन्न थी। तो याद रखना जो ये समूह है एनिलीन में, ये एरिल समूह, एरिल समूह कैसा होता है? माइनस आई समूह होता है। तो प्लस आई समूह क्षारीय प्रकृति को बढ़ाएगा, माइनस आई समूह क्षारीय प्रकृति को घटाएगा। अब यदि आप इसके साथ में एक एल्किल समूह जोड़ देते हैं, जैसे मान लीजिए
CH3 जोड़ देंगे तो CH3 क्षारीय प्रकृति को बढ़ा देगा। मान लीजिए आप लोग इसके साथ में 2 CH3 समूह जोड़ देते हैं तो क्षारीय प्रकृति और ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद भी क्षारीय प्रकृति आती है अमोनिया की, इसके बाद में क्षारीय प्रकृति आती है बेंजिल एमीन की, इसके बाद में बेंजिल एमीन की, इसके बाद में मेथिल 312 होता है। 312 का मतलब यदि आपको केवल मेथिल समूह दिया है तो इस प्रकार का क्रम रहेगा, ये 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री। यदि केवल मेथिल दिया है तो 312, 12 1 का मतलब ये प्राथमिक एमीन और 2 का मतलब ये द्वितीयक एमीन। यदि आप लोगों को केवल मिथाइल समूह दिया है, यदि आपको मेथिल समूह नहीं दिया तो अन्य एमिनों में क्या क्रम रहेगा? अन्य एमिनों में 312 की जगह होना तो चाहिए था 1 2 3 ऐसे, यानी तृतीयक एमीन की क्षारीय प्रकृति सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे हो जाता है ये 3 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। ये वाला तो सारा का सारा क्रम ऐसे का ऐसा रहेगा। अन्य एमीन का मतलब मिथाइल समूह के अलावा अन्य कोई समूह दे दिया तो यहाँ तक का मसाला ऐसे का सा जाएगा। बाकी प्राथमिक एमीन की क्षारीय प्रकृति कम होगी, इससे ज़्यादा होगी तृतीयक एमीन की क्षारीय प्रकृति और सबसे ज़्यादा होगी द्वितीयक एमीन की क्षारीय प्रकृति। तो आप लोग इन 2 क्रमों को याद रखना, यहाँ पर भी ये चीज़ आ सकती है। अब आप लोग क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सबसे दुर्बल क्षार कौन है? अमोनिया, एथिल एमीन, डाइएथिल एमीन और एनिलीन। आप लोगों को मैंने अभी बताया सबसे दुर्बल क्षार एनिलीन होता है। ये रहा एनिलीन सबसे दुर्बल क्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई सूची में से कौन सा केवल NMR सक्रिय नाभिक होगा? आप लोगों को मैंने बताया था, पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन मैं बार बार देता हूँ। इसका कारण है कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में से ये क्वेश्चन पक्का आता है, कौन IR एक्टिव है, कौन NMR एक्टिव है, कौन कितने सिग्नल देता है और लेम्डा मैक्सिमम का मान निकालना। जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना साथियों, उनमें से 4 ही प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। अभी तक आप लोग पीछे देखना, प्रोटॉन सिग्नल निकालना, कौन NMR एक्टिव है, कौन IR एक्टिव है, इसके अलावा लैम्डा मैक्सिमम की कैलकुलेशन करना। ज़्यादा आप यदि स्पेक्ट्रोस्कोपी में माथाफोड़ी ना भी करोगे ना तो भी आप सही कर देंगे। ये पिछले वीडियो में पढ़ा भी था आपने। NMR एक्टिव वो होगा जिसमें से A व Z दोनों में से कोई एक विषम हो, कोई एक विषम संख्या में हो। यदि दोनों के दोनों सम संख्या में हुए तो वो NMR इनएक्टिव होंगे। तो यहाँ देखो आप लोग, कार्बन 12 सम संख्या में आ गया, NMR इनएक्टिव है। 2 2 सम संख्या आ गई, NMR इनएक्टिव है। 2 12 सम संख्या आ गई, NMR इनएक्टिव है। 1 13 19 NMR एक्टिव है। आपको परमाणु क्रमांक भी देख लेने चाहिए, और दोनों में से कोई भी एक विषम संख्या में होगा तो वो NMR एक्टिव होगा। जैसे 6C13 है और 6C14 है। 6C14 NMR एक्टिव नहीं है, लेकिन 6C13 NMR एक्टिव है, क्योंकि यहाँ विषम संख्या आ गई है। इसका जो एटॉमिक मास है A वो विषम संख्या में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, संकुल K2NiCl4 में चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? तो अब यहाँ देखो आप लोग, K2NiCl4, इसमें जो समन्वय मंडल है वो इतना ही है, और इसमें जो सेंट्रल मेटल है वो है निकल। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, निकाल सकते हैं आप लोग। तो Ni2+ है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? फ्रैंकोनी 26 27 28। निकल का 3D8 4s2 होता है, तो ये 3D8 4s0 4p0 हो जाएगा। अब देखो क्लोरीन Cl- कैसा है? Cl- दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, यानी कि वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, और यहाँ जो संकरण आएगा वो sp3 संकरण आ जाएगा। अब यदि आप D में 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरे जाएंगे। ये अब देखो, आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 2 आ गए। आपको फॉर्मूले में मान रखना था म्यू बराबर √2n × n + 2 n ×
n+2 बोर मैग्नेट्रॉन में। आप इसको हल करो या आप याद करो रखो, यदि 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो आपका चुंबकीय आघूर्ण 0 आएगा, 1 है तो 1.7 आएगा, 2 है तो 2.7 या 8 आएगा, 3 है तो 3.8 आ जाएगा, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो 4.9 आ जाएगा, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो 5.9 आ जाएगा। ये बोर मैग्नेट्रॉन में उत्तर आ रहा है। तो आपको यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 नजर आए तो 2 पॉइंट समथिंग जहाँ पर भी है, ये रहा 2 पॉइंट समथिंग, आपका उत्तर 2 नंबर। समझ गए आप लोग इस बात को? तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखी जा सकती है। सभी को याद होगी कि डेल स्क्वायर साइन डेल स्क्वायर साइन बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन बटा डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन बटा डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बटा ई माइनस वी इंटू साइन बराबर 0 होता है। आप लोगों को यदि ये भी याद होगा कि जो डेल स्क्वायर बटा डेल, यदि आप इसमें साइन को कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, डेल स्क्वायर बटा डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर बटा डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर बटा डेल जेड स्क्वायर इंटू साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बटा एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साइन बराबर 0। तो आप लोगों को यहाँ ध्यान रहे, ये वाला जो मैटर है ये लाप्लासियन संकारक कहलाता है, और लाप्लासियन ऑपरेटर या लाप्लासियन संकारक को डेल स्क्वायर से ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। तो ये पूरा पोर्शन ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, डेल स्क्वायर साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बटे एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साइन बराबर 0। अब यदि आपको इसमें से केवल ई साइन का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे मसाले को इधर ले जाता हूँ। किस किस को, देखो ध्यान से, डेल स्क्वायर साइन जो है इसको आगे ले गए, क्या आ गया 8 पाई स्क्वायर एम बटे एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साइन बराबर आ गया माइनस का डेल स्क्वायर साइन। अब ये मसाला भी आगे जा सकता है, ये वाला मसाला आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो ई माइनस वी इंटू साइन बराबर एच स्क्वेयर बटे 8 पाई स्क्वेयर एम माइनस डेल स्क्वेयर साइन। क्या आप लोग ऐसे लिख सकते हो, देखो ये वाली चीज़ इधर आ गई। अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ई साइन माइनस वी साइन बराबर माइनस का डेल स्क्वेयर साइन प्लस एच स्क्वेयर बटा 8 पाई स्क्वेयर एम। यदि आप इस पूरे मसाले को आगे ले जाएंगे तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, है ना। आपने कहीं गड़बड़ की है, डेल स्क्वायर साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बटे एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन बराबर 0। ये वाला पोर्शन आ गया इधर, ठीक है, इधर आ गया डेल स्क्वायर साइन माइनस का 8 पाई स्क्वायर एम बटे एच स्क्वायर ई माइनस वी। अब ये, अरे प्लस क्यों लगाया यहाँ पर, गलत कर दिया ना, ये स्टेप गलत कर दिया, इसको देखो सही तरीके से। 8 पाई स्क्वायर साइन, तो ये क्या, माइनस का डेल स्क्वायर साइन इंटू एच स्क्वायर बटा 8 पाई स्क्वायर एम, क्योंकि ये तो यहाँ गुणा में है ना, तब जाकर के इधर आया, प्लस में नहीं आएगा। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई साइन माइनस वी साइन बराबर माइनस का डेल स्क्वायर साइन गुणा एच स्क्वायर बटा 8 पाई स्क्वायर एम। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई साइन बराबर माइनस डेल स्क्वायर साइन गुणा एच स्क्वायर बटा 8 पाई स्क्वायर एम प्लस वी साइन। ये वाला माइनस का वी साइन आगे जा करके प्लस का वी साइन हो गया। अब आप ई साइन बराबर, यदि यहाँ साइन को कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का डेल स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 8 पाई स्क्वायर एम प्लस वी, और ये पूरे का पूरा पोर्शन ऐसे है और ये साइन कॉमन में है। ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हैमिल्टोनियम संकारक, हैमिल्टोनियम संकारक या ऑपरेटर। इसको एच कैप से दर्शाते हैं हम लोग,
तो इसको लिख सकते हैं ई साइन बराबर एच कैप साइन। वास्तव में ये जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण है वो ये है। तो हैमिल्टोनियम संकारक भी अलग से प्रश्न आ सकता है कि हैमिल्टोनियम संकारक क्या होता है, तो आप लोगों को याद रखने की रटने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको लाप्लासियन संकारक और हैमिल्टोनियम संकारक के रूप में पूरी इक्वेशन को समझा दी है। तो डेल स्क्वायर साइन बटा डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर साइन डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम एच एस, यही सही है। यहाँ क्या गलती है, यहाँ 8 पाई स्क्वायर नहीं है, यहाँ 8 पाई स्क्वायर एम बटा एच स्क्वायर नहीं है, यहाँ साइन स्क्वायर है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, XeF2 में संकरण होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। XeF2, इसमें सेंट्रल एटम आपको जिनोन दिया है। तो जिनोन जो है ये आवर्त सारणी में वर्ग नंबर 18 का तत्व है। इसके बाहरी कोश में कुल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यदि आप इसके बाहरी कोश के 8 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से बनाते हैं और 2F एक बार ऐसे जोड़ देते हैं तो भी 3 लोन पेयर बच जाते हैं। अब देखो 3 लोन पेयर है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, बराबर आ गया 5। इसका मतलब इसका संकरण हो जाएगा sp3d संकरण हो जाएगा। अब इसकी ज्यामिति किस प्रकार से निकालोगे आप, 5 आ गया था sp3 हो गया। sp3d संकरण की ज्यामिति त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति होती है। इसकी त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति में आप लोगों को एक त्रिभुज बनाना होता है। ऐसे ये वाले जो त्रिभुज हैं इनको इक्विटोरियल बॉन्ड कहा जाता है। विषुवतीय या इक्विटोरियल, मैं ऐसे ई लिख रहा हूँ, इक्विटोरियल कहा जाता है। और ये वाले जो बॉन्ड है जो मैंने ब्लैक कलर के बनाए हैं उनको अक्षीय बॉन्ड कहा जाता है। अब यहाँ देखो 3 लोन पेयर हैं, 2F है। अब एक था बेंट नाम का वैज्ञानिक, बेंट ने ये बताया कि sp3d संकरण में लोन पेयर सदैव इक्विटोरियल पोजीशन पर रहते हैं। इक्विटोरियल पोजीशन पर रहते हैं। मैंने वीडियो में इसका कारण भी एक्सप्लेन करवाया है बहुत बढ़िया तरीके से। तो जो लोन पेयर हैं वो इक्विटोरियल पोजीशन पर लगा दो। ऐसे 3 लोन पेयर हैं, इक्विटोरियल पोजीशन पर आप लोगों ने लगा दिए। 2F है, ये एक्सियल पोजीशन पर आ जाएंगे। अब आपको इसकी ज्यामिति पूछे तो ज्यामिति तो इसकी त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय ही है। ये जो संकुल है इसकी ज्योमेट्री या ज्यामिति त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ही है। लेकिन इसकी शेप आप लोगों से पूछे तो लीनियर या रेखीय होती है। ठीक है, तो आप लोगों को एक्स या संकरण पूछा है, sp3d संकरण है, 2 नंबर इसका उत्तर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ग्लिसरोल है। ग्लिसरोल इस प्रकार का होता है, CH2OH CHOH CH2OH। ग्लिसरोल का दूसरा नाम ग्लिसरीन होता है। ग्लिसरीन का IUPAC नाम प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल होता है। 1,2,3 ट्रायोल। ग्लिसरीन एक सौंदर्य प्रसाधन सामग्री है। साबुन निर्माण में यह उप उत्पाद के रूप में भी बनता है। जब साबुन बनाएंगे आप लोग तो साबुन निर्माण में यह उप उत्पाद के रूप में भी बनता है। यह सौंदर्य प्रसाधन सामग्री है। सौंदर्य प्रसाधन का मतलब यदि कोई महिलाएं या लड़कियां देख रही होंगी तो उनको तो पता ही है कि ये सौंदर्य प्रसाधन सामग्री है। और इसे लिपस्टिक कंपाउंड भी कहते हैं। लिपस्टिक कंपाउंड, जो लिपस्टिक लगाते हैं ना, लिपस्टिक अपन लिपस्टिक नाम का मारवाड़ी भाषा में, साधारण भाषा में, वो लिपस्टिक को नहीं है, सही नाम होता है वो लिपस्टिक। और लिपस्टिक बनाने में ग्लिसरोल प्रयोग होता है। तो ये ट्राई एल्कोहल है, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? मैं थोड़ा फास्ट इसलिए समझा रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि इसमें आपको आता ही होगा। निम्न में से कौन सा एक रंगहीन है, कलर लेस है? सबसे पहले दिया है आप लोगों को लैंथेनम। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कलर वहाँ होगा जहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा।
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर रंग उत्पन्न होता है, लेकिन कई बार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना होने पर भी रंग उत्पन्न हो जाता है। खैर, एक बार आप लोग समझो, सबसे पहले इसने दिया है लैंथेनम La3+। अब लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो लैंथेनम सीरीज कहाँ आती है? लैंथेनम है 3D 4D 5D सीरीज का एलिमेंट है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा जिनोन, जिनोन ही आएगा ना, हीलियम आर्गन क्रिप्टोन जिनोन, जिनोन 3D1 4s2। अब La+3 दिया, इसका मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वो 3D0 4s0 हो जाएगा, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है। लैंथेनम एक रंगहीन है। पहला ऑप्शन सही हो गया। चलो दूसरा सीरियम देख लेते हैं, Ce4+। क्या है ये? तो आप लोगों को पता होगा कि सीरियम लैंथेनम के बाद वाला लासी, लैंथेनम के बाद वाला पहला तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ ऐसा होता है। ये 3D नहीं है, ये 5D है, 5D1 6s2। यदि आप Ce4+ बनाओगे तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 4 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला चारों इलेक्ट्रॉन चले गए। इसका मतलब इसके पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचे। इसका मतलब Ce4+ आप लोगों को लगेगा कि यह रंगहीन है, लेकिन ऐसा नहीं है। Ce4+ येलो कलर का कंपाउंड बनाता है। इसके जो कॉम्प्लेक्स है वो प्राय येलो कलर के होते हैं। इसका कारण होता है Ce4+ जो है यह हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में है। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होने के कारण इसमें लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, जो मैंने ऐप पर बहुत बढ़िया तरीके से करवाया भी है। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के कारण से Ce4+ येलो कलर का हो जाता है। इसके अलावा ये रंगीन आएंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा 1। पहला क्वेश्चन देखो आप लोग, ये डेमो करवाए हुए मेरे, और इन डेमो का मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को मेरा परिचय दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्न अर्ध सेल अभिक्रियाओं में मानक इलेक्ट्रोड विभव हैं, ये दिए हैं, और सेल अभिक्रिया का ईएमएफ होगा। अच्छा ठीक है, अब देखो आप लोगों को क्या दिया है। पहला दिया है Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स बराबर Zn, और इसके लिए जो ई नोट दिया है वो -0.76 वोल्ट आप लोगों को मान दिया है। दूसरा आप लोगों को दिया है Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू आयरन, और इसके लिए जो ई नोट का मान दिया है -0.41 वोल्ट दिया है। आप लोगों को ई नोट सेल निकालना है, और ई नोट सेल बराबर होता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। सेल अभिक्रियाओं में देखने से आप लोगों को एनोड और कैथोड कहीं पर भी नहीं दिया। आपको याद होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि एनोड अशोक कुमार 1K, मेरा नाम याद रखना, एनोड का इलेक्ट्रोड विभव K से कम होता है, AK एनोड का इलेक्ट्रोड विभव कम होता है। तो इन दोनों में से जिसका भी इलेक्ट्रोड विभव कम है वो एनोड है। तो ये माइनस में 0.76 है, ये माइनस में 0.41 है, तो कम माइनस में 0.76 वाली वैल्यू है, तो ये एनोड होगा। तो एनोड ये होगा, तो कैथोड कौन हो जाएगा? माइनस का 0.41, ये कैथोड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा है, माइनस में ये वैल्यू कम है। आपके समझ में आई कि नहीं आई? तो कैथोड -0.41 माइनस एनोड कौन सा हो गया? माइनस का 0.76, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.76 माइनस 0.41 इज इक्वल टू प्लस 6 में से 1 और 7 में से 4 गए 3.0 वोल्ट प्लस 0.345 वोल्ट। याद रखना, सेल का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो सदैव पॉजिटिव होता है, इसलिए मैं तो 2 ऑप्शन तो सबसे पहले ही कट कर दूंगा जहां नेगेटिव आए हैं।
तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें होमोलैप्टिक बंधन विखंडन हुआ है, होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ है? आप लोगों को याद होगा होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक दो प्रकार का क्लीवेज होता है। जहां होमोलाइटिक क्लीवेज होगा वहां मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल बनते हैं। होमोलाइटिक यानी समांश विखंडन, और समांश विखंडन से फ्री रेडिकल्स या मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। तो आप लोगों को देख लेना है कहाँ मुक्त मूलक बनेंगे। तो ये रहा मेथेन का मुक्त मूलक क्लोरीनीकरण। तो जहाँ फ्री रेडिकल बनेंगे वहाँ होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊष्मागतिकी के नियमों में कौन सा किसी पदार्थ की एंट्रोपी की गणना करने में प्रयुक्त होता है? ध्यान से देखना, ये ऐसे नहीं कह रहा कि निरपेक्ष एंट्रोपी को परिभाषित करता है। एब्सोल्यूट एंट्रोपी, निरपेक्ष का मतलब होता है एब्सोल्यूट एंट्रोपी। तो याद रखना निरपेक्ष एंट्रोपी की गणना ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम से की जाती है। ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम से निरपेक्ष एंट्रोपी की गणना की जाती है। इसके अलावा इस नियम से किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी के मान की सीमा लिमिट भी ज्ञात की जाती है। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम वैज्ञानिक नेनस्ट ने दिया था। ध्यान से सुनो आप लोग, ऊष्मागतिकी का जो तीसरा नियम है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको कहते हैं थर्ड लॉ। यह नियम दिया किसने था? यह नियम दिया था वैज्ञानिक नेनस्ट ने दिया था। नियम क्या है कि परम शून्य ताप क्या होता है? परम शून्य ताप 0 केल्विन ताप होता है, पर किसी शुद्ध क्रिस्टलीय, एकदम शुद्ध पदार्थ है, क्रिस्टलीय पदार्थ है कि एंट्रोपी शून्य होती है, एंट्रोपी शून्य होती है। ये बात कही थी इस थर्ड लॉ ने। थर्ड लॉ से आपको दो जानकारियां मिलेगी। एक नंबर बात, निरपेक्ष एंट्रोपी का मान, मैं यहाँ एस लगा देता हूँ, आप समझ जाएंगे आप लोग। निरपेक्ष एंट्रोपी के मान की गणना, यानी आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं कि सिस्टम की निरपेक्ष एंट्रोपी कितनी है। मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि निरपेक्ष या एब्सोल्यूट एंट्रोपी क्या होती है। ये मैंने थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ही बढ़िया तरीके से करवाया भी है। इसके अलावा एंट्रोपी के मान की सीमा, एंट्रोपी के मान की सीमा यानी लिमिट निकाल सकते हैं आप लोग कि कहाँ तक मान होगा इसका। इसके अनुसार जो निरपेक्ष एंट्रोपी या एब्सोल्यूट एंट्रोपी है उसकी वैल्यू Cp, आप लोगों को Cp और Cv तो जानते ही होंगे आप लोग, dt/T और लिमिट 0 से T, ये निरपेक्ष एंट्रोपी की वैल्यू होती है। यदि आप लोग इसको हल करोगे तो आएगा St बराबर Cp ln T को भी हल कर दो तो आ जाएगा 2.303 log T, Cp गुणा log T। तो ये क्वेश्चन के बारे में जानकारी थी। आप लोग इसका आंसर शून्य, प्रथम, द्वितीय और तृतीय नंबर 4 ऑप्शन इसका सही उत्तर कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्केन के हैलोजनीकरण के श्रृंखला सूत्रपात पद में किस हैलोजन की सबसे तीव्र अभिक्रिया होगी? आप लोगों को पता होगा ये तो F2 विस्फोटक अभिक्रिया करता है, F2Cl2, Br2 और I2, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर रहता है। तो सबसे तीव्र अभिक्रिया फ्लोरीन करेगा, इसीलिए लैब में फ्लोरीन नहीं बनाया जाता। और फ्लोरीन एल्किल फ्लोराइड बनाने की जो विधि है ना वो स्वार्ट्स अभिक्रिया है, और स्वार्ट्स अभिक्रिया से एल्किल फ्लोराइड सबसे अच्छे उत्तम विधि से बनाए जाते हैं। इसके अलावा ज़्यादा विधियाँ भी नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन विस्फोटक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। अभिक्रिया दी है, SO2 के निर्माण की ऊष्मा क्या है? अच्छा हाँ ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, आपको दिया है S + 3/2 O2 बराबर SO3 + 2x किलो जूल। ये कह रहा है यदि SO3 बनेगा तो ये ऊर्जा होगी, और एक दिया इसने SO2 +
1/2 O2 बराबर SO3 प्लस y किलो जूल, ये वैल्यू दी है। अब ये कह रहे हैं SO2 के निर्माण की उष्मा, SO2 की फॉर्मेशन एंथैल्पी निकालनी है, यानी S प्लस O2 बराबर SO2, यहाँ कितनी उष्मा आएगी ये वैल्यू निकालनी है। तो आप ऊपर देखो, आपको 1 नंबर समीकरण ये दी है, 2 नंबर समीकरण ये दी है। इन दोनों समीकरणों को जोड़ने से SO2 बनेगा या घटाने से? तो मेरे हिसाब से यदि आप पहले समीकरण में से दूसरी समीकरण को घटा देते हो तो SO2 का निर्माण हो सकता है। घटाएंगे कैसे? घटाना बहुत आसान है, इस प्रकार से घटाएंगे S प्लस 3/2O2 बराबर SO3, और यहाँ डेल्टा H बराबर होगा, डेल्टा H1 बराबर माइनस का 2x किलो जूल। आप कहोगे सर माइनस कैसे आ गया? ये प्लस है तो डेल्टा H आगे गया तो किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। अब आप लोगों को घटाना क्या है? नीचे वाली इक्वेशन घटानी है ये वाली इक्वेशन को। आप या तो इसको ऐसी के ऐसी लिख करके माइनस का चिन्ह लगा दो, या इस इक्वेशन को बदल दो। कैसे बदल दो? ऐसे या माइनस का चिन्ह लगा दो ना, SO2 प्लस 1/2O2 बराबर SO3 और डेल्टा H2 बराबर माइनस का y किलो जूल। घटाना है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस का कर दो प्लस, या माइनस का माइनस कर दो, चाहे कोई बात नहीं है, बाद में माइनस माइनस प्लस कर देना, आप लोगों पर डिपेंड करता है। ये लो, अब देखो माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, इसका मतलब अब ये पोर्शन इधर है। आप समझे कि नहीं समझे? ये वाला जो पोर्शन है ये इधर है, ये वाला पोर्शन इधर है, तो मैं इसको आगे लिखता हूँ। अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, S प्लस 3/2O2 बराबर SO2 और डेल्टा H1 बराबर कितना है? माइनस का 2x किलो जूल पर मोल, SO3 माइनस का 2x किलो जूल। अब ये क्या होगा? SO3 पहले आ जाएगा, ये वाला मसाला आगे आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। SO3 इज इक्वल टू, देखो भाई उल्टा कर रहा हूं मैं इसको घटाने के लिए, SO2 प्लस 1/2O2, SO2 प्लस 1/2O2 और डेल्टा H2 बराबर आ गया माइनस माइनस प्लस का y किलो जूल। ये माइनस माइनस प्लस का हो गया। अब आप लोग इसको हल कर दो, 1 सेकंड में हल हो जाएगा, ये 1 सेकंड में हल हो जाएगा। तो देखो SO3 से SO3 कैंसिल हो गया, ठीक है, 1/2O2, 3/2O2 यानी 1.5 में से आधा घटाया, कितना बचा? 1 O2 बच गया। तो ये क्या आ जाएगा? S प्लस O2 बराबर SO2 और डेल्टा H बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 2x प्लस का y किलो जूल। क्या आप लोगों को ये समझ में आया? तो SO2 के फॉर्मेशन के लिए क्या आ जाएगा? माइनस का 2x प्लस का y, तो माइनस का 2x प्लस का y, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को ये समझ में आया प्रश्न? अगला क्वेश्चन, फेरोसीन के लिए निम्न प्रकार के बंध में से कौन सा सही है? चलो पहले थोड़ा फेरोसीन के बारे में ज्ञान ले लो। फेरोसीन क्या चीज है? फेरोसीन आप लोगों को पता होगा, फेरोसीन एक कार्बधात्विक यौगिक होता है, ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड होता है। इसके सेंट्रल में Fe होता है और यहाँ साइक्लोपेंटाडाइइनाइल ऋणायन, ध्यान से सुनना, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल ऋणायन इस प्रकार से रहते हैं। ये साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, मैं ऐसे बना रहा हूँ, एक बार ऐसे बना रहा हूँ, ये Fe2 प्लस है और ये साइक्लोपेंटाडाइइनाइल ऋणायन इनसे इस प्रकार से अट्रैक्ट रहते हैं। एक्चुअली में क्या कहानी होती है? साइक्लोपेंटाडाइइनाइल ऋणायन
कुछ ऐसा होता है। ये होता है ऐसा, और यह 3 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। एक लिगेंड है जो 3 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। साइक्लोपेंटा डाइइनाइल रिनाइन। फेरोसिन ये यौगिक है, इसमें आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। आगे की बात सुनो, पहले मैं इसका नाम बता दूं। 2 साइक्लोपेंटा डाइइनाइल तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बिस साइक्लोपेंटा डाइइनाइल, बिस। इसकी हैप्टिसिटी 5, नीटा 5। एक बात देखो आप, इसके साथ में जो भी ये रिंग जुड़ी है उसमें कितने कार्बन एटम है? 5 कार्बन एटम है, तो इसकी हैप्टिसिटी 5 हो जाएगी। नीटा 5, ये नीटा है, नीटा 5 साइक्लोपेंटा डाइइनाइल आयरन सेकेंड। ये इस यौगिक का IUPAC नाम है। इसे सैंडविच यौगिक भी कहते हैं फेरोसिन को। फेरोसिन एक सैंडविच यौगिक है, सैंडविच खाते हैं ना आप लोग, उसी प्रकार का यौगिक है। फेरोसिन में इसका जो कलर है वो ऑरेंज कलर होता है, ऑरेंज कलर। कपूर जैसी गंध आती है इसमें, कैम्फर जैसी, कपूर जैसी गंध आती है इसमें। इसमें जो आयरन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। आयरन और साइक्लोपेंटा डाइइनाइल के बीच में ये जो बॉन्ड है ये डीलोकेलाइज्ड कार्बन बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड डीलोकेलाइज्ड बॉन्ड है, भी विस्थानीकृत या डीलोकेलाइज्ड बॉन्ड है, ठीक है ना। आयरन 2+ के और कार्बन के बीच में ये 2 प्रकार की रूप दर्शाता है, सांतरित और ग्रसित। सांतरित और ग्रसित रूप का मतलब, अब जैसे ये वाला जो है ये ऊपर से ढक नहीं पा रहा तो ये सांतरित है। यदि ये वाला और ये वाले दोनों एक जैसे ही हो, ऊपर से ढक लें, तो उसे ग्रसित रूप कहते हैं। स्टेगर्ड रूप सांतरित को कहते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं एक बात कि यहाँ जो Fe2+ है, Fe2+, इसकी ये 3d6 4s0 4p0 इस प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है। इस बात को याद रखना आप लोग। यदि यह प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो इसमें इस प्रकार से 4s 4p। यदि ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो इन इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा। युग्मन हो जाएगा तो ये इस प्रकार की कंडीशन आ जाएगी। यहाँ जो संकरण आ जाएगा वो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। यह इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स। यह लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। याद रखना, यहाँ पर एक प्रकार के सहसंयोजी बॉन्ड हो रहा है। ये कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ये अट्रैक्शन कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ये सहसंयोजी बॉन्ड है। फेरोसिन के बारे में और भी जानकारियाँ दी गई है, लेकिन आप देखो यहाँ से फेरोसिन के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? हाइड्रोजन सेतु, हाइड्रोजन बंध नहीं है, आयनिक बंध भी नहीं है, स्थानीकृत लोकेलाइज्ड बॉन्ड नहीं है, ये डीलोकेलाइज्ड बॉन्ड है। डीलोकेलाइज्ड बॉन्ड है आयरन और कार्बन के बीच में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। आप लोगों को फेरोसिन के बारे में ये जानकारी समझ में आई होगी और निश्चित रूप से आप लोगों को बढ़िया भी लगी होगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17। फेरोसिन में कपूर जैसी गंध आती है, और ये कपूर जैसी गंध का क्वेश्चन सेट परीक्षा केरल में आया हुआ है। एक बार सेट एग्जाम केरल में, ये पेपर भी मैंने बहुत ज़्यादा कलेक्शन किया हुआ है आप लोगों के लिए। मैंने ये जो पेपर निकाले हैं ना आप लोगों के लिए, जो प्रश्न बनाए हैं वो भारत के और राजस्थान के कुल पेपर निकाले हैं 42,
भारत के निकाले हैं 35, और कुल मिलाकर के प्रश्न हो जाते हैं, पेपर हो जाते हैं 35 प्लस 42 जोड़ लो आप, लगभग 74 ही हो जाएंगे ना, 35 और 42 77 हो जाएंगे। इतने पेपर हैं और अन्य भी सोर्सेज हैं, खुद ने भी बनाए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, H2S2H+, अच्छा उल्टी, यदि दो साम्यों के लिए वियोजन इस प्रकार से दिया है, ये दिया है, साम्य स्थिरांक ये है, तो इसके लिए क्या साम्य वियोजन स्थिरांक होगा। अच्छा चलो देखो, आपको ये कह रहा है कि यदि H2S है, ये जब टूटता है H प्लस HS माइनस में, तो इसके लिए जो साम्य स्थिरांक है वो K1 दिया है इसने। आगे करो इसको, क्योंकि यह आएगा नहीं है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि H2S वियोजित हो जाता है H प्लस HS माइनस में, तो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या साम्य स्थिरांक K1 है, तो यहाँ K1 की वैल्यू आ जाएगी H प्लस इंटू HS माइनस बटे H2S। इसके बाद में ये दे रहा है कि H2H प्लस हो जाए, अच्छा हाँ, HS माइनस जब टूटेगा तब उसका वियोजन स्थिरांक K2 है। ये आगे कह रहा है कि जो HS माइनस है, ये जब आगे वियोजित होगा H प्लस S माइनस 2 में, तो इसके लिए जो वियोजन स्थिरांक है वो K2 है। तो आप लोगों को पता ही है कि K2 की वैल्यू हो जाएगी H प्लस इंटू S माइनस 2 बटे HS माइनस। अब ये प्रश्न ऐसे पूछना चाह रहा है कि जो H2S है ये डायरेक्टली टूट जाए तो साम्य स्थिरांक क्या आ जाएगा। यदि H2S इस प्रकार से टूट जाए H2H प्लस S माइनस 2 में, तो यदि इसका साम्य स्थिरांक K हुआ तो K का मान क्या होगा। तो K का मान तो दूर से ही आप लोगों को पता लग रहा है, H प्लस का होल स्क्वायर इंटू S माइनस 2 बटे H2S, ऐसा हो जाएगा K का मान तो। लेकिन इनमें क्या संबंध है, यदि मैं K1 और K2 की गुणा कर देता हूं तो क्या K प्राप्त होता है। देख लो, K1 गुणा K2 बराबर K1 की वैल्यू क्या है H प्लस HS माइनस बटे H2S इंटू K2 की वैल्यू क्या है H प्लस S माइनस का 2 बटे HS माइनस। ठीक है, अब गुणा करने से क्या कटा, ये तो कट गया, क्या बच गया H प्लस का होल स्क्वायर इंटू S माइनस 2 बटे H2S। क्या ये वैल्यू K2 के बराबर, K के बराबर आई है इसके, बिल्कुल आई है K के बराबर। इसका मतलब K बराबर क्या आ जाएगा K1 गुणा K2। ये क्वेश्चन इसने पूछा है, तो K का मान क्या हो जाएगा K1 गुणा K2 है K1 इंटू K2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला NH3 के अणु में सममिति के कौन कौन से तत्व हैं। अब देखो आप लोग, जो NH3 है वो NH3 आप लोग ऐसे बनाते हो, ऐसे ही बनाते हो, यानी NH3 में ऐसे तीन मेरी 3 उंगलियों पर ध्यान देना, NH3 में ऐसे 3 H जुड़े। मैं यदि इस NH3 को इस प्रकार से मान लूँ, ऐसे यानी 3 H आप लोगों को सामने दिखाई दे रहे हैं, लोन पेयर पीछे हैं, तो मैं इस NH3 को ऐसे बना सकता हूँ, इस NH3 को क्या ऐसे बना सकता हूँ, बना सकता हूँ। यदि ऐसे बना सकता हूँ तो कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स मौजूद होंगे। एक तो आइडेंटिटी ई तो सभी में मौजूद होता है, ई तो। अब देखो इसमें सममिति का अक्ष कौन सा मौजूद है, सी कौन सा मौजूद है। तो आप लोग इसको इस प्रकार से घुमाएंगे
तो कितने डिग्री के कोण पर घुमाने से सेम स्थिति प्राप्त हो रही है? यहां से ये एक्सिस है, ये अक्ष है, इसको ऐसे घुमाएंगे तो मेरे हिसाब से 120 डिग्री के कोण पर घुमाने से सेम स्थिति प्राप्त हो रही है, सेम। तो सी एन बराबर क्या होता है पता है? 360 डिग्री बटे एन। तो यहाँ आप लोग 120 डिग्री लाना चाहते हैं, इसका मतलब सी 3 हो जाएगा, एन का मान 3 लगा दो तो सी 3। दूसरा जो है वो सममिति का तत्व कौन सा उपस्थित है इसमें? सी 3। तीसरा, क्या इसमें कोई सममिति तल भी मौजूद है? तो आप इस कंपाउंड को काट के देखो, क्या आप इसको ऐसे काटते हैं तो क्या आप लोगों को दो एक जैसे भाग प्राप्त हो रहे हैं? इसको बोलते हैं वी। क्या आप लोग इसको ऐसे भी काट सकते हैं? ऐसे काटते हैं तो भी आप लोगों को एक जैसी ही कंडीशन प्राप्त हो रही है। क्या आप लोग इसको ऐसे काट सकते हैं? तो इसको भी क्या बोलते हैं? सिग्मा वी। क्या आप लोगों को ऐसे काटने से एक जैसी स्थिति प्राप्त हो रही है? इसका मतलब यहाँ क्या 3 सिग्मा वी। अब देखो आप C3 मिल रहा है तो इसका पॉइंट ग्रुप C3V, इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा? C3 इंटू वी हो जाएगा। क्या क्या प्रश्न क्या पूछा है इसमें? कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स मौजूद है? तो सिमेट्री एलिमेंट्स तो आप लोगों को दूर से ही नजर आ रहे होंगे, ई रहा, C3 रहा, 3 सिग्मा वी। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पता है आपको? तो इसका पॉइंट ग्रुप C3V है। H2O का पॉइंट ग्रुप क्या होता है याद करो, मैंने बताया था, C2V। SF4 का कौन सा होता है? C2V। यदि आप लोग ग्रुप पे ऐप में जुड़े हैं तो ये जो पॉइंट ग्रुप है ना, 10 यौगिकों के ट्रिक से रटवाए हुए हैं और उनसे बाहर कोई क्वेश्चन आना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से किसका जलीय विलयन का उच्चतम क्वथनांक दर्शाता है पूर्ण आयनीकरण मानते हुए? अच्छा हाँ, अब देखो आपको ये पूछ रहा है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका है। आप लोग खुद यदि प्रश्न हल करना चाहते हैं, पहले तो किए ही होंगे आप लोगों ने हल, तो क्योंकि मैं तो सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, फिर भी आप वीडियो को पॉज करके हल कर सकते हैं। आप लोगों को याद होगा वांट हाफ गुणांक समानुपाती होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या अणुसंख्या गुणधर्म के। जिसके पास जितने ज्यादा वांट हाफ गुणांक है उसका जो अणुसंख्या गुणधर्म चाहे कोई भी हो वो उतना ही ज्यादा होगा। और वांट हाफ गुणांक निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए? आप लोगों को टोटल आयंस निकालने हैं, नंबर ऑफ टोटल आयंस, नंबर ऑफ टोटल आयंस ये देखना होता है। अब देखो Na2SO4 है तो इसमें 3 आयन बनेंगे, 2 तो Na प्लस, 1 SO4 2 माइनस, टोटल 3 आयन बनेंगे तो इसका वांट हाफ गुणांक 3 हो जाएगा। ग्लूकोज का 1 आयन बनेगा, यूरिया का 1 आयन बनेगा, KNO3 में 1 K प्लस और 1 NO3 माइनस, यानी 2 आयन बनेंगे। सबसे ज़्यादा आयन यहाँ बन रहे हैं 3, इसका जो वांट हाफ गुणांक है वो सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब जो भी आप लोगों को अणुसंख्या गुणधर्म पूछा है, चाहे क्वथनांक उन्नयन या क्वथनांक जो भी पूछा है, वो सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि L बराबर 4 हो तो कक्षकों की संख्या क्या होगी? L बराबर 4 हो, आप लोगों को पता होगा L बराबर N माइनस 1 होता है, तो N बराबर क्या हो जाएगा? L प्लस 1। ठीक है, यहाँ आप लोगों को L कितना दिया है? 4, तो N बराबर 4 प्लस 1 बराबर आ जाएगा 5। कक्षकों की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कक्षकों की संख्या कितनी होती है? कक्षकों की संख्या होती है n स्क्वायर, तो बराबर 5 स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 25। 25 का मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कक्षकों की संख्या क्या होती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का स्क्वायर होता है, वर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द किसके द्वारा दिया गया था? आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जोसेफ फूरियर ने 1828 में सबसे पहले ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द दिया था। ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से हो रहा है, उसके बाद में ग्रीन मैथेन से हो रहा है, उसके बाद में क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो रहा है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से हो रहा है। जो ग्लोबल वार्मिंग है, यानी वैश्विक उष्ण, ग्लोबल वार्मिंग जो है
ये ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही हो रही है। जोसेफ फूरियर ने सबसे पहले ग्रीन हाउस शब्द दिया था, जे फूरियर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सीरियम 4 प्लस पीले रंग का और सेमेरियम 2 प्लस लाल रंग का किस कारण से होता है? तो सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हालांकि अभी बताया भी था मैंने, सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जिनोन 4f1 5d1 6s2। सीरियम प्लस 4 बराबर हो जाएगा जिनोन, और इसके पास f में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शून्य होने के बावजूद भी सीरियम 4 प्लस जो है यह पीले रंग का यानी कि येलो कलर का होता है। इसका कारण इसकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण, क्योंकि लैंथेनॉइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है या +4 में है, इसका मतलब यह हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसमें लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा, और लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के कारण Ce4 प्लस जो है ये रंगीन होगा। नेक्स्ट सेमेरियम, सेमेरियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? जिनोन 4f6 5d0 6s2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी मैंने लैंथेनॉइड श्रेणी के करवाए हैं। यहाँ sf2 प्लस बराबर क्या आ जाएगा? जिनोन 4f6। ध्यान रखना यहाँ f यदि 7 आता, f0 f7 f14 की स्थिति में f संक्रमण नहीं होगा, लेकिन सेमेरियम 2 प्लस में 4f6 है, इसका मतलब इसका जो लाल रंग है वो f संक्रमण के कारण हो रहा होगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सीरियम 4 प्लस एफ ट्रांजिशन नहीं होगा, चार्ज ट्रांसफर और एफ ट्रांजिशन ये होगा। दोनों में एफ संक्रमण नहीं हो सकता, दोनों चार्ज ट्रांसफर नहीं दर्शा सकते। हालांकि ये चार्ज ट्रांसफर भी दर्शा सकता है, लेकिन लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, एफ ट्रांजिशन सही होगा ज़्यादा, और इसका 2 नंबर सही होगा। गुजरात सेट से प्रश्न लिया गया है। यह प्रश्न गुजरात सेट में माना गया है, इसका उत्तर दोनों चार्ज ट्रांसफर पोजीशन सही मानी है इसने, लेकिन उसके बाद में इसका करेक्शन आया प्रश्न में, तब इसका ये वाला ऑप्शन सही माना, यानी किसी ने कोर्ट में केस किया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीवाणुरोधी औषधि नहीं है। देखो, एक होती है जीवाणुनाशी और एक होती है जीवाणुरोधी। जीवाणुनाशी औषधियाँ वो औषधियाँ हैं जो जीवाणुओं को नष्ट करती हैं, और जीवाणु निरोधी औषधियाँ वो होती हैं जो जीवाणुओं की संख्या को नियंत्रित करती है, यानी इसकी जो नंबर है इनको कंट्रोल करती है, इनकी संख्या को वृद्धि होने से रोकती हैं। प्रश्न पूछा है जीवाणु निरोधी औषधि नहीं है, इसका मतलब 3 औषधियाँ जीवाणु निरोधी हैं। मैं आप लोगों को सारी औषधियाँ बता देता हूँ जो NCERT ने दिया है। जीवाणुनाशी औषधियाँ हैं पेनिसिलिन। पेनिसिलिन तो आप लोगों को पता ही है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहली प्रभावी प्रतिजैविक के रूप में पेनिसिलिन की खोज की थी, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इससे पहले पॉल एरिस ने भी सिफिलिस के इलाज के लिए सेल्वरसेन नाम की प्रतिजैविक औषधि बनाई थी, लेकिन वो अप्रभावी थी, ज़्यादा प्रभावी नहीं थी। एमिनोग्लाइकोसाइड, एमिनोग्लाइकोसाइड ये भी जीवाणुनाशी है। ओफ्लोक्सोसिन भी जीवाणुनाशी है, ओफ्लोक्सोसिन ये जीवाणुनाशी है। और जीवाणु निरोधी है एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन है वैसे ये, लेकिन एजिथ्रोमाइसिन भी जीवाणुरोधी है। एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरेम्फेनिकोल। क्लोरेम्फेनिकोल मेनिंजाइटिस के लिए
बहुत ही बढ़िया औषधि है क्लोरेम्फेनिकोल। ठीक है, तो ऑफ्लोक्सासिन इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनियल सेल का विद्युत अपघटनी सेल में बदला जा सकता है। डेनियल सेल एक विद्युत रासायनिक सेल है, इसको विद्युत अपघटनी सेल में बदलने के लिए इसके साथ में डेनियल सेल से ज़्यादा विभव वाला बाह्य सेल जोड़ा जाता है। डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट होता है। यदि आप 1.1 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट का विभव जोड़ते हैं तो डेनियल सेल एक विद्युत अपघटनी सेल में बदल जाएगा। ये 1.1 पढ़ना भाई, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। PtCl4 2- में केंद्रीय धातु परमाणु का संकरण है। बहुत ही जानदार क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन में मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाता हूँ। अब देखो आप लोग, इसमें PtCl4 2- दिया है, इसका मतलब प्लेटिनम की ऑक्सीकरण अवस्था दी है +2। प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यदि आपको याद हो प्लेटिनम कौन सी श्रेणी का तत्व है, लाभ तावरे और सिरपटाऊ हींग, यानी प्लेटिनम लाभ तावरे लेंथेनम 3D 4D 5D श्रेणी का तत्व है। तो इसमें आर्गन क्रिप्टोन जिनोन आएगा। यहाँ पर आर्गन क्रिप्टोन जिनोन 5D श्रेणी का तत्व है, तो यहाँ पर आएगा 5D 6s। इसके 5D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6D में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ Pt+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 5D 9 6s0 6p0। नहीं, 5D 10 नहीं, 5D 9 आएगा, इस श्रेणी में 9 यह आएगा। प्लेटिनम 5D 9 39 8 नहीं आता, इसमें 9 आएगा। ठीक है, 9 यही होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वैसे पूरे करवाए हुए हैं, ये हो जाएगा 3D 5D 8। अब आप देखो, यदि ये 5D 8 होगा तो ये 6p। अब देखो आप लोग, ये Cl आप लोग कहोगे कि सर ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन दिया है Pt2+ के लिए, क्योंकि यह 5D श्रेणी का है, इसलिए के लिए सभी लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह व्यवहार करेंगे। याद रखना, इसके लिए सारे के सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, कोई भी दुर्बल क्षेत्र लिगेंड नहीं होगा, सारे के सारे प्रबल क्षेत्र लिगेंड होंगे। इसलिए इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा, यानी यहाँ जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे वो संभावना नहीं है, इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे। 4 Cl है, इसका मतलब यहाँ पर संकरण आ जाएगा DsP2, वर्ग समतलीय ज्यामिति आ जाएगी, इसके पास कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसलिए यह प्रति चुंबकीय होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा DsP2 नंबर 1। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, याद रखना। 5D श्रेणी के जो भी आयंस हैं उनके लिए लिगेंड्स जो हैं वो प्रबल क्षेत्र लिगेंड का काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, D5 अष्टफलकीय निम्न चक्रण यानी लो स्पिन के लिए CFSE कितना है। ठीक है, अब देखो आप लोग, ये कंडीशन है, मैं एक यहाँ और बना देता हूँ, ये तो अब आप लोगों को बनाने आती होंगी। आपको D5 दिया है, यदि हाई स्पिन होता तो ऐसे होता, और लो स्पिन होगा तो ऊपर वाले 2 इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे। भी आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी कर देनी है। अब आपको क्या दिया है, आपको दिया है निम्न चक्रण। ठीक है, तो माइनस CFSE का फॉर्मूला तो याद होगा आपको, -0.4 गुणा 2 2 4 है 5 प्लस 0.6 गुणा 0 प्लस पेयरिंग एनर्जी MP था। यहाँ कितने पेयर बना रहे हो आप, तो 2 इलेक्ट्रॉन नीचे ला रहे हो, इसका मतलब M की वैल्यू आ जाएगी 2।
तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2.0, ये 0 प्लस में 2p, 2.0 माइनस का प्लस का 2p। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन प्रश्नों में अब टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोगों के, यदि लग रहा है तो गलत लग रहा है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस यौगिक के द्वारा नहीं दी जाती? पहला ऑप्शन इसमें बेंजीन है, बेंजीन तो फ्रीडल क्राफ्ट दर्शाता है। ये दूसरा ऑप्शन नाइट्रोबेंजीन है, यदि आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा है तो ये नाइट्रोबेंजीन है। ये नाइट्रोबेंजीन है, ये टोलुइन है। टोलुइन तो फ्रीडल क्राफ्ट दर्शाता है। ये एनिसोल है, एनिसोल भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दर्शाता है। आप लोगों को पता है नाइट्रोबेंजीन नहीं दर्शाता। नाइट्रोबेंजीन क्यों नहीं दर्शाता? इसलिए नहीं दर्शाता कि जो NO2 समूह है, NO2 समूह प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है। अब NO2 समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है तो ये क्या करेगा, जो बेंजीन रिंग है उसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बचेंगे नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है, एल्काइल हो या एराइल हो, एसाइल हो, जो भी है वो यहाँ अटैक ही नहीं कर पाएगा। इसका मतलब नाइट्रोबेंजीन जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं दर्शा पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर बहुलक है, आइसोप्रीन, पॉलीआइसोप्रीन, फार्मिल्डिहाइड, फिनोल। तो आइसोप्रीन का है, आपको ये तो पता ही है। आइसोप्रीन का मतलब क्या होता है, 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन होता है। 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन ये होता है। और प्राकृतिक रबर इस प्रकार से बनता है, तो 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन हो गया और आ जाएगा मेथिल ब्यूटाडाइन। अब क्या होगा, इससे प्राकृतिक रबर इस प्रकार से बन जाएगा, CH2C CH3 डबल बॉन्ड CH2N। तो ये प्राकृतिक रबर है। इसके दो रूप है, समपक्ष और विपक्ष। समपक्ष 1,3-ब्यूटाडाइन पॉली आइसोप्रीन को प्राकृतिक रबर कहेंगे और विपक्ष को गत्ता पर्चा कहेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित एल्किडों में से कौन सी ब्रोमीन प्लस CCl4 के साथ मिसो समावयवी देगा? ध्यान से देखो, पहला है 1-ब्यूटीन, 2-ब्यूटीन प्रोपीन। आपको ये देखना है कि आप इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाओगे, ठीक है। पहला ऑप्शन देखो आप लोग, यदि आप 1-ब्यूटीन की क्रिया ब्रोमीन के साथ CCl4 की प्रेजेंस में करवाते हो तो आपको पता है रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो कुछ ऐसा बनेगा। इसमें इस प्रकार से बनेगा। अब इसमें ध्यान से देखो आप लोग, मिसो रूप तो तब बनेगा ना जब 2 किरेल कार्बन प्राप्त होंगे। या तो किरेल कार्बन 1 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब इससे तो मिसो रूप प्राप्त होने की संभावना ही नहीं है। 1-ब्यूटीन कट कर दो। प्रोपीन देखो आप लोग, प्रोपीन क्या होगा, प्रोपीन होगा CH2 डबल बॉन्ड CH3। इसकी रिएक्शन करवा दो ब्रोमीन के साथ CCl4 की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, CH2 CH3 और यहाँ आ जाएगा Br। इसमें भी किरेल कार्बन एक ही बना है, इसका मतलब यह भी मिसो नहीं हो सकता। तो अब आपका ऑप्शन या तो सिस-2-ब्यूटीन होगा या ट्रांस-2-ब्यूटीन होगा। इन दोनों ऑप्शनों को ध्यान से समझना आप लोग। अब आप नंबर 3 ले रहे हैं और सिस-2-ब्यूटीन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवा रहे हैं। मैकेनिज्म नहीं बता रहा मैं आप लोगों को, क्रियाविधि बताऊंगा तो फिर बहुत टाइम लगेगा। यह है सिस-2-ब्यूटीन, ऐसे
सिस 2 ब्यूटीन ऐसे। आप इसकी रिएक्शन करवाओ ब्रोमीन के साथ, उपस्थिति किसकी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की। क्या बनेगा, भी ब्रोमीन जुड़ेगा, ठीक है, ब्रोमीन जुड़ेगा। मैं ये बता देता हूँ आपको, ये बना देता हूँ क्योंकि आपको तो यहाँ जुड़ा है CH3, यहाँ जुड़ा है H, यहाँ जुड़ा है H, यहाँ जुड़ा है CH3। क्या ये सिस है? आप कहोगे हाँ सर सिस है। जो ब्रोमीन का योग होता है वो क्या होता है, एंटी होता है, ऐसे Br मैकेनिज्म में देखा होगा आप लोगों ने, इस प्रकार से होगा, होगा कि नहीं होगा। क्या आप लोगों को इससे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाना आता है? यदि नहीं आता तो आप लोग स्टीरियो केमिस्ट्री में जाइए अपने ऐप पर और वहाँ जा कर के आप आराम से देख सकते हैं। इसका जो बनेगा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला वो कुछ ऐसा बनेगा, ये लाइन खींच दो मान लो, तो CH3 CH3 दोनों सेम फेज में आ गए, ठीक है। अब देखो आप लोग Br, ये Br इधर आ गया, ये वाला Br आ गया इधर, H H। क्या आप लोग इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं ना, यानी ये वाला भी तो प्राप्त हो सकता था, CH3 CH3 BrH BrH, यानी यहाँ तो आप लोगों को रेसेमिक मिश्रण मिल रहा है। सिस 2 ब्यूटीन की ब्रोमीन से क्रिया करवाने पर क्या मिल रहा है, रेसेमिक मिश्रण बन रहा है। मुझे पता है ये चीज़ आपको थोड़ी कम समझ में आई होगी, ये मैंने डायरेक्ट बदल दिया, और इसका कारण ये है कि आप लोगों को इसके लिए या तो अलग से क्लास लेनी होगी, और मैं वेज डैश को फिशर में बदलने के लिए यूट्यूब पर भी वीडियो डाल दूंगा 2-4 दिनों में बना करके, तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। लेकिन ये रेसेमिक मिश्रण है, ये तो आपको पता ही है। अब यदि हम ट्रांस 2 ब्यूटीन की, नंबर डी ऑप्शन, ट्रांस 2 ब्यूटीन जो ऐसा कुछ है, इस ट्रांस 2 ब्यूटीन की रिएक्शन करवा रहे हैं ब्रोमीन के साथ, प्लस ब्रोमीन और कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो यहाँ कुछ ऐसा बनेगा। देखो आप लोग, ट्रांस 2 ब्यूटीन मान लो आप, ये ट्रांसपोजिट, चाहे इनको ऊपर नीचे कैसे बना दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रांस का मतलब यहाँ CH3 इधर है, ये CH3 इधर है, ये H इधर है, ये H, यानी इस ये ट्रांस है। आप ये मत सोचना एक ही सीध में है। यदि यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो आप लोग गलत कंफ्यूज हो रहे हो। यदि आप कंफ्यूजन हो रहे हो तो इसको मिटो करके मैं ऐसे बना दूं, ये लो, ऐसे बना दें, कोई दिक्कत नहीं, वो तो वो ही बना दिया, फिर आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। या बना देते हैं ऐसे, तो यहाँ CH3 और यहाँ पर H है। अब देखो Br कैसे जुड़ेगा, एंटी जुड़ेगा, ये Br और ये Br, इसको आप लोग फिशर प्रोजेक्शन में बदल दो। इसको फिशर प्रोजेक्शन में बदलोगे तो ये CH3 आ गया, ये CH3 आ गया, इसमें CH3 सॉरी गलती से मैंने सेम फेज में जोड़ दिया है, फिशर प्रोजेक्शन में सेम फेज में मत जोड़ो इसको। ये CH3 इधर है तो ये H है, ये CH3 है, क्योंकि आप यहाँ पर क्या ले रहे हो, ट्रांस 2 ब्यूटीन ले रहे हो, ट्रांस 2 ब्यूटीन ले रहे हो, ठीक है ना। तो ये CH3 इधर इधर, तो ऐसी कंडीशन में Br के आगे HH, ठीक है, ये बनेगा। आप लोगों को ये यहाँ से बदलना नहीं आ रहा तो डरने की ज़रूरत नहीं है, 3-4 दिन में वीडियो बना दूंगा मैं। अब क्या आप लोग देखोगे यहाँ पर सममिति का तत्व मौजूद है, क्या आप इसको ऐसे काटेंगे तो 2 एक जैसे भाग प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब इसमें आंतरिक प्रतिकार हो रहा है और ये मीजोफॉर्म आप लोगों को प्राप्त हो रही है। तो ट्रांस 2 ब्यूटीन की रिएक्शन ब्रोमीन से करवाने पर मीजो रूप प्राप्त होता है, इसका ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ मीजो रूप प्राप्त होगा, ट्रांस 2 ब्यूटीन डी, ठीक है। मुझे पता है वेज डैश से यदि फिशर नहीं आया है तो घबराना नहीं है। एन ब्यूटेन के गुणनात्मक समावयवी रोटेशनल आइसोमर्स कितने होते हैं, एन ब्यूटेन होते हैं, तो सीधा याद रखना है एन ब्यूटेन के 6 समावयवी होते हैं, घूर्णन समावयवी 6।
कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, ये आप लोगों को यहाँ करवाऊंगा, टाइम बहुत लगेगा। 3D श्रेणी में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 कौन दर्शाता है, मैग्नीज दर्शाता है +7 ऑक्सीकरण अवस्था Mn। और आवर्त सारणी में सबसे बड़ी ऑक्सीकरण अवस्था ओस्मियम दर्शाता है। निम्नलिखित में से किस दशा में एक स्वतः परिवर्तित क्रिया प्राप्त करना असंभव है किसी भी ताप पर। यानी आप लोगों को यदि याद होगा तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। यदि स्वतः प्रक्रम करवाना चाहते हो तो डेल्टा जी का मान नेगेटिव होना चाहिए। आपको पहला ऑप्शन दिया है डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो, इज ग्रेटर देन जीरो मतलब डेल्टा एच बराबर पॉजिटिव है, और डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो मतलब डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। तो यदि आप इन दोनों के पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच पॉजिटिव आ गया माइनस प्लस माइनस टी डेल्टा एस हो गया। यदि आप यहाँ पर टी डेल्टा एस वाला ये वाला जो पोर्शन है ये डेल्टा एच से बड़ा हो जाएगा तो डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा और आपका प्रक्रम स्वतः प्रक्रम हो जाएगा। ये कह रहे असंभव है, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखो आप लोग, दूसरे ऑप्शन में दिया डेल्टा एच इज लेस देन जीरो। डेल्टा एच इज लेस देन जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा एच बराबर नेगेटिव हो गया। डेल्टा एस इज लेस देन जीरो, डेल्टा एस इज लेस देन जीरो का मतलब क्या हो गया, डेल्टा एस भी नेगेटिव हो गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा जी बराबर ये नेगेटिव तो माइनस का डेल्टा एच, ये नेगेटिव प्लस का टी डेल्टा एस। इसका मतलब यदि आप यहाँ पर डेल्टा एच बड़ा करते हो टी डेल्टा एस से तो आपका डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा और ये वाला प्रक्रम स्वतः हो जाएगा। इसका मतलब ये दूसरा ऑप्शन भी इसमें नहीं हो सकता। चलो इसका तीसरा ऑप्शन देखते हैं। यहाँ करता हूँ मैं डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया, डेल्टा एस इज लेस देन जीरो मतलब डेल्टा एस नेगेटिव हो गया। अब डेल्टा जी बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो प्लस का डेल्टा एच और ये माइनस वो वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस का टी डेल्टा एस। यहाँ देखो आप लोग डेल्टा जी बराबर सदैव पॉजिटिव आएगा चाहे आप कुछ भी कर लो। इसका मतलब यह प्रक्रम सदैव अस्वतः प्रक्रम होगा तो इसका नंबर 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पूछा था कि कौन सा स्वतः प्रक्रम नहीं हो सकता, स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता, तो स्पॉन्टेनियस ये वाली कंडीशन नहीं हो सकती। समझ गए आप लोग बात। ये उष्मागतिकी वाले पोर्शन में बढ़िया तरीके से आप लोगों को दिया गया था। ये सारे के सारे क्वेश्चन साथियों मतलब 50 में से 30 क्वेश्चन पीछे के एग्जाम्स में आए हुए हैं। पीछे का मतलब आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, केमिस्ट, जूनियर केमिस्ट, सीनियर केमिस्ट, पीडब्ल्यूडी, पता नहीं कहाँ से मैंने पेपर निकाल रखे हैं। कई बच्चों को विश्वास नहीं होता कि सर आपने क्या पेपर निकाल थोड़ी रखे हैं इतने। मैं आप लोगों को पेपर डाउनलोड किए दिखा सकता हूँ, दिखाऊंगा आपको भी, पहले आप लोग पढ़ लो। अगला देखो, निम्नलिखित उष्मा रासायनिक अभिक्रियाओं पर विचार की। वीडियो पॉज करके विचार करो। H2 प्लस 1/2 O2 बराबर H2, H प्लस प्लस OH बराबर H2, यहाँ डेल्टा H x किलो कैलोरी है। C2H5O2 CO2 H2, CH4O2 CO2 H2। जल की संभवन उष्मा क्या होगी, X Y Z W/2। यानी ये यहाँ से प्रश्न पूछ रहा है फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या होती है। फॉर्मेशन एंथैल्पी का मतलब होता है तत्वों से जब एक मोल यौगिक मिले तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड एनर्जी या एनर्जी में चेंज जो होगा वो फॉर्मेशन एंथैल्पी है। यहाँ H2O बन रहा है, यह आयनों से बन रहा है। यहाँ H2O बन रहा है, यौगिक से बन रहा है। H2O बन रहा है, यौगिकों से बन रहा है। यहाँ पर H2O अपने सही आयनों से बन रहा है। इसका मतलब जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है वो ये वाला स्टेप होगी। ये X है यहाँ पर, इसका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। तो फॉर्मेशन एंथैल्पी का मतलब वो अपने आयनों से बनना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अपचायक शर्करा नहीं है। याद रखना
केवल और केवल सुक्रोज ऐसी शर्करा है जो अपचायक नहीं है, अनअपचायक है। केवल और केवल सुक्रोज अपचायक नहीं है, बाकी सारी की सारी अनअपचायक शर्करा है। सुक्रोज अपचायक शर्करा क्यों नहीं है? मैंने डाइसैकेराइड में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया है कि सुक्रोज में C1C4 ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज में C1C4 ग्लाइकोसाइडिक बंध पाए जाने के कारण से जो फंक्शनल ग्रुप है, जो कार्बोनिल ग्रुप है, वो दोनों में रिएक्शन में भाग ले लेते हैं और फ्री कार्बोनिल ग्रुप नहीं बच पाता, इसलिए यह अपचायक शर्करा नहीं हो पाती। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक हक्कल के नियम का पालन नहीं करता, यानी जो एरोमेटिक यौगिक नहीं है? पहला पूछा इसने फिनेंथ्रीन, तो फिनेंथ्रीन क्या होता है? BNAF। फिनेंथ्रीन कुछ ऐसा होता है। फिनेंथ्रीन, इसमें 3 2 5 2 7 14 यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ये तो करता है। पैराबेंजोक्विनोन, पैराबेंजोक्विनोन, पैराबेंजोक्विनोन कुछ ऐसा होता है, ऐसा। अब आप एक बात देखो, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड है, यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हक्कल का नियम क्या कहता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी या तो पाई इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, या 6 होंगे, या 10 होंगे, या पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? पैराबेंजोक्विनोन में 4 आ गए। इसका मतलब ये वाला हक्कल के नियम का पालन नहीं करेगा, एरोमेटिक यौगिक नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन रंगहीन है? TiCl4, टाइटेनियम +4 का मतलब क्या हो जाएगा? आर्गन। टाइटेनियम का 3d2 4s2 था, तो टाइटेनियम के पास कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये रंगहीन हो जाएगा। 1 सेकंड का उत्तर है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जहाँ होगा रंग वहीं पे आएगा। किसी मानक अपचयन विधियों में ABC धातुओं के लिए ये दिए गए हैं, धातुओं की अपचायक सामर्थ्य क्या होगी? तो याद रखना, मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना कम होगा उसकी अपचायक क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, अब देखो आपको A के लिए कितना दिया है? +0.5 वोल्ट, B के लिए कितना दिया है? -3.0 वोल्ट, C के लिए कितना दिया है? -1.2 वोल्ट। आप लोगों को 1 मिनट में इसका उत्तर आ जाएगा कि सबसे प्रबल अपचायक कौन होगा? सबसे प्रबल अपचायक वो होगा जिसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव सबसे कम होगा। सबसे कम B का है, उसके बाद C है, उसके बाद A है। BCA ये रहा 3 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। रेडियोधर्मी विघटन अभिक्रिया होगी, प्रथम कोटि, शून्य कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि। तो आपको पता ही है, रेडियो एक्टिव विघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। फर्स्ट ग्रेड में आया क्वेश्चन है, आप छोटा मत मान लेना इसको। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। यदि किसी अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो अभिक्रिया की कोटि में क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्यान रखना, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, लेकिन अभिक्रिया की कोटि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया की क्रियाविधि पर निर्भर करता है, सरफेस एरिया पर निर्भर नहीं करेगा। इसका मतलब अभिक्रिया की कोटि पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा यदि आप पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आदर्श युग्म नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट पेयर? एथेनॉल, जल, ईथर और नहीं, इसमें से ये होगा प्रश्न, गलती से नहीं छप गया है। निम्न में से कौन सा, सॉरी सही है, निम्न में से कौन सा जो है वो आदर्श युग्म नहीं है? देखो, मैथेनॉल, एथेनॉल आदर्श है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन आदर्श है, ईथर और एसीटोन आदर्श नहीं है। एथेनॉल का जलीय विलयन भी आदर्श है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर 2 कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट की ज्यामिति है, ग्रेफाइट षटकोणीय, षटकोणीय ज्यामिति में क्या होता है? बी बराबर नहीं है सी के, एल बराबर होता है 90 डिग्री के,
गामा बराबर होता है 120 डिग्री के। याद आ रहा है क्या आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक अम्लीय कौन है? तो आप लोगों को पता होगा पौवा, यानी प्लस आई अम्लीय प्रकृति के व्युत्क्रमानुपाती है। प्लस आई कौन होता है? एल्किल। माइनस आई अम्लीय प्रकृति के समानुपाती होता है। तो यहाँ मेथिल समूह दिया है CH3, ये तो माइनस आई है ना, सॉरी प्लस आई है, ये अम्लीय प्रकृति को कम कर रहा है। ये फिनोल, ये एक NO2, 1 2 3 पिक्रिक अम्ल, डी ऑप्शन सही है इसका, क्योंकि इसके पास 3 NO2 समूह है। तो जितना ज़्यादा माइनस आई आएगा अम्लीय प्रकृति उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिलीन ऑक्साइड ग्रीनियर विक्रम तो क्या बनता है? देखो, एथिलीन ऑक्साइड होता है CH2CH2O प्लस में RMgX। क्या बनेगा? ये ऐसा कुछ बनता है CH2CH2O। अब R कहाँ जुड़ेगा? CH2 के साथ, और यहाँ क्या आ जाएगा? MgX। अब आप इसका करवा दो जल अपघटन, प्लस H प्लस प्लस HOH, तो ये क्या बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा RCH2CH2OH, यानी अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल बन गया एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन करवाने पर ग्रीनियर अभिकर्मक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन तो गोलाकार प्रोटीन होता है, हीम प्लस ग्लोबिन से बना है। समझ में आया आपके? अगला क्वेश्चन, एसिटिलीन की HgSO4 की उपस्थिति में तनु H2SO4 से गुजारा जाता है, बनने वाला यौगिक है। एसिटिलीन होता है ये वाला एसिटिलीन प्लस तनु H2SO4, मतलब H2O से रिएक्शन HgSO4 और H2SO4 की उपस्थिति में मार्कोनिकोफ के नियमानुसार प्रोडक्ट बनेगा। इस प्रकार से प्रोडक्ट बनाना है, H2 है, 2 H यहाँ जोड़ दो, 1 O यहाँ जोड़ दो, बन गया। ऑप्शन क्या है? एसिटिक एसिड, एसिटल्डिहाइड है, ये रहा एसिटल्डिहाइड, यानी ये एल्काइन का अम्लीय माध्यम में जल योजन है। और यहाँ पर ये केवल एसिटिलीन ऐसा है जो एल्डिहाइड बनाएगा, शेष जो एल्काइन है वो कीटोन बना लेंगे। निम्न में किस धातु आयोडाइड की अधिकतम सहसंयोजी प्रकृति है? आप लोगों को फायांस का नियम याद आ रहा होगा। फायांस का नियम, फायांस का नियम क्या कहता है? धातु आयन, धातु आयन, यहाँ N प्लस लगा रहा हूं मैं, का आकार, धातु आयन का आकार जितना छोटा होगा उसकी सहसंयोजी प्रकृति उतनी ही ज़्यादा होगी। धातु धनायन जितना छोटा होगा उसकी सहसंयोजी प्रकृति, कोवैलेंसी नेचर उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ क्या दिया आपको? लिथियम यानी Li प्लस, K प्लस, Na प्लस, Rb प्लस। तो इनमें सबसे छोटा कौन होगा? लिथियम प्लस होगा। तो लिथियम प्लस का आकार सबसे छोटा है, तो इसकी सहसंयोजी प्रकृति सबसे ज़्यादा होगी आयोडाइड के साथ। यानी यदि इनमें आप लोग ली, ना, की, ऐसे यदि आप इनको एक क्रम से जोड़ते हैं तो ये कुछ ऐसा क्रम आ जाता है। इनके साथ आयोडाइड जोड़ देते हैं ऐसे, तो ये कुछ ऐसे बन जाता है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे सहसंयोजी प्रकृति में कमी आती जाएगी, सहसंयोजी प्रकृति में कमी। सबसे ज़्यादा सहसंयोजी लिथियम आयोडाइड होगा, इसीलिए ये जल में अघुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रोडिंगर तरंग समीकरण के अनुसार एक विमीय बॉक्स में कण की ऊर्जा होती है सतत क्वांटीकृत समानुपातिक और निराश्रित ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। ये तो चाहे किसी के नियम में चले जाओ, ऊर्जा तो क्वांटीकरण के नियम का पालन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Cl(F3) आणविक ज्यामिति है। Cl(F3) क्लोरीन 17वें वर्ग का तत्व है, इसका मतलब बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है 7, ये 7, 3 F जुड़े हैं, ये लीजिए 3 F, 1 F, 2 F, 3 F, 2 लोन पेयर बच गए,
3 और 2 5, sp3d संकरण हो गया। sp3d संकरण का मतलब ये वाली व्यवस्था हो जाएगी, ये वाली व्यवस्था हो जाएगी। तो इसके पास जो लोन पेयर हैं वो तो आएंगे इक्विटोरियल पोजीशन पर, और जो एफ है वो आएंगे यहाँ पर, टी आकार बन जाएगा टी। यहाँ इसमें ज्यामिति नाम देकर के शेप दे रहा है। यदि ज्यामिति देकर के वो त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय देता ना तो वो वाला उत्तर सही मानते, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय ये वाला नहीं मानते। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वह तत्व जिसे रूसियों ने कुर्साटोवियम नाम दिया था। आप लोगों को याद होगा परमाणु क्रमांक 104 पर रूस और अमेरिका में विवाद हुआ था। रूस ने तो इसका नाम दिया था कुर्साटोवियम, कुर्सा या कुर्साटोवियम जो भी आप लोग कहो, और अमेरिका ने इसका नाम दिया था रदरफोर्डियम। वर्तमान में 104 का नाम रदरफोर्डियम ही है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, रदरफोर्डियम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। गैलियम के साथ सिलिकॉन को डोप्ड करने पर, देखो सिलिकॉन वर्ग नंबर 14 का तत्व है। यदि इसके साथ आप गैलियम मिलाएंगे तो गैलियम कौन से वर्ग का तत्व है? 13वें वर्ग का तत्व है। आप सिलिकॉन के साथ या तो 13वें वर्ग के तत्व की अशुद्धि मिलाएंगे या 15वें वर्ग के तत्वों की अशुद्धि मिलाएंगे। यदि 13वें वर्ग के तत्वों की अशुद्धि मिलाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आएगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आने का मतलब p प्रकार का अर्धचालक बनेगा। 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाएंगे तो पंच संयोजी तत्व हो गए, n प्रकार का अर्धचालक बनेगा। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा p प्रकार का अर्धचालक गैलियम मिलाने से। गैलियम 13वें वर्ग का तत्व है, बिना इलायची गर्मी नियंत्री। यदि ये 15वें वर्ग का तत्व देता तो यहाँ आप लोग n प्रकार का अर्धचालक बना देते। तो ये था साथियों डेमो की क्लासेज। डेमो का मतलब था 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन के 2 डेमो मैंने आप लोगों को करवाए हैं। आपको निश्चित रूप से अच्छे लगे होंगे, बढ़िया तरीके से समझ में भी आए होंगे। मैंने प्रयास ये किया है कि आपको पॉइंट समझाया जाए। फिर भी 50 क्वेश्चनों में 50 पॉइंट होते हैं, 50 पॉइंट समझा पाना 1.5-2 घंटों में पॉसिबल नहीं होता। फिर भी बढ़िया तरीके से समझाया है। सभी टेस्टों में इसी प्रकार से समझाया जाएगा। 6000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज आप लोगों के सामने आ रही है, इसलिए आप लोगों को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को इसके बारे में जागरूक करें, बताएं, अधिकतम इस क्लासेस का लाभ उठाएं। 6000 क्वेश्चंस का मतलब जब आप लोग लगभग 20वें टेस्ट के बाद आएंगे ना तो आपको प्रश्न देखते ही उत्तर आने लग जाएगा। यदि आप लोग केवल टेस्ट सीरीज से ही अच्छे तरीके से अध्ययन करते हैं, ईमानदारी से अध्ययन करते हैं केवल टेस्ट सीरीज का ही, तो भी कोई भी क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में बाहर नहीं जाएगा। 90 से 95% क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में से ला देंगे। ये यदि माँ करनी का आशीर्वाद रहा और आप लोगों ने टेस्ट सीरीज का ही ढंग से अध्ययन कर लिया तो इस बार चयन केवल आप लोगों का ही होगा। इसलिए साथियों डरना नहीं है, घबराना नहीं है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री। प्रिय साथियों, सभी को जय हिंद, जय श्री राम। सावन को तो छोड़ो, सावन को तो छोड़ो, धूप में भी बरसात होगी। सावन को तो छोड़ो, धूप में भी बरसात होगी, जब तू खुद को पहचानेगा और तेरी खुद से मुलाकात होगी। साथियों, होप एजुकेशन JMK लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। RPSC फर्स्ट ग्रेड 2024 के लिए केमिस्ट्री का संपूर्ण कोर्स 20% की छूट के साथ उपलब्ध है। तारीख 23 से लेकर 28 तारीख तक अशोक सर की बिटिया अंशिका के जन्मदिन पर यह छूट आप लोगों को दी जा रही है। इसलिए साथियों तैयार हो जाओ और इस छूट का फ़ायदा लेने के लिए। अब यह कोर्स जो 4,999 रुपये का है, 1,000 रुपये की अतिरिक्त छूट के साथ आप लोगों को मिलेगा मात्र 3,999 रुपये में। अपने साथियों को शेयर ज़रूर करें, बताएं और सभी बिटिया को आशीर्वाद प्रदान करें। इसी आशा उम्मीद के साथ होप एजुकेशन JMK आप सभी का स्वागत करता है। जय हिंद, जय श्री राम।